बांग्लादेश का नाम सुनते ही आपके जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज आती होगी, वहां पर बवाल, वहां की हिंसा, वहां पर हंगामा और वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे लोगों के जो विजुअल इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। और आज उसी से जुड़ी 10 अपडेट, कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने वाली हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली हैं। सिर्फ रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अनामिका पांडे आप तक वो अपडेट पहुंचा रही हूं। दरअसल बांग्लादेश के हालात पर सबकी नजरें हैं और केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया, खासतौर पर अमेरिका की नजरें टिकी हुई हैं। यही वजह है कि अंतरिम सरकार यानी कि आज रात को 8 बजे शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस को, उनकी सरकार को, उनके अंतरिम सरकार को अमेरिका ने भी बड़ा समर्थन दे दिया है। और अमेरिका ने कहा है कि सरकार को समर्थन है, सरकार अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि हिंसा की वजह से हालात वहां बिगड़ते जा रहे हैं और इस वजह से बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। मैंने मोहम्मद यूनुस का नाम लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम तो बहुत सुना है इनका, ये हैं कौन? दरअसल मोहम्मद यूनुस वो शख्स हैं जिन्हें साल 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। शांति पुरस्कार, पीस पुरस्कार, पीस प्राइज उन्हें मिला था नोबेल का। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में शांति के लिए, बांग्लादेश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। मोहम्मद यूनुस ऐसे शख्स हैं जो अर्थशास्त्री भी कहे जाते हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है अर्थशास्त्र पर, और इसीलिए उन्हें वहाँ के इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, वहाँ पर ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए, और अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसका विकास भी तेज़ी से होगा। और जो नींव रखी थी मोहम्मद यूनुस ने, आज उसकी तस्वीर देखने को भी मिली है कि टेक्सटाइल के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक जापान, अमेरिका जैसे कई अलग अलग बड़े देशों को है कोई तो वो है बांग्लादेश। लेकिन इसका बड़ा असर, ये जो हिंसा वहां पर हुई है बांग्लादेश में, इसका बड़ा असर भी वहां के इस निर्यात यानी कि जो वहां का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कही जाती है, टेक्सटाइल बिजनेस, वो काफी हद तक इफेक्टिव हुआ है। यही वजह है कि अब मोहम्मद यूनुस जब आज रात को 8 बजे शपथ लेंगे पीएम के तौर पर बांग्लादेश के, तो उनके सामने एक बार फिर चुनौती होगी। साल 2006 में जिस तरह से उन्होंने वहाँ के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी और कई बड़े कदम उठाए थे, उनको उसी तरीके से काम करना होगा। तो मोहम्मद यूनुस जिन्होंने बांग्लादेश की शांति के लिए, बांग्लादेश के विकास के लिए काम किया, वो आज रात 8 बजे शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार में पीएम के तौर पर, जिनकी आज सरकार बनने वाली है, पीएम के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं, उनके सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी? चुनौतियां क्या ही होंगी? एक तो आप खुद समझ रहे होंगे कि इस वक्त जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है उसको पटरी पर वहाँ की व्यवस्था को लेकर आना, क्योंकि हिंसा के चलते एक ऐसी स्थिति दुनिया भर में बांग्लादेश की बनी है जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। और शेख हसीना, उनकी सरकार, उनके मंत्री लगातार ये कहते रहे कि कोविड के टाइम पर भी बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी थी। 7% से भी ज़्यादा वहाँ पर जीडीपी दर रही, जिसका सीधे सीधे श्रेय शेख हसीना ने लिया। लेकिन क्या अब उसी स्थिति को आगे या उसको और मजबूत कर पाएंगे मोहम्मद यूनुस? ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहाँ पर शांति व्यवस्था को बहाल कर सकेंगे, वहाँ की कानून व्यवस्था को बहाल कर सकेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया बांग्लादेश को लेकर कि जैसे ही वहाँ पर हिंसा फैली और करीब करीब 142 से ज़्यादा मौतों की जो बात कही जा रही है, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन था वहाँ का, उनमें भी डर फैल गया। वो लोग जिन पर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी थी उनमें भी डर फैल गया और वो लोग अपनी नौकरी छोड़ कर चले गए हैं। अब जो नए अधिकारी वहाँ पर तैनात किए गए हैं, आईजी, उन पर जिम्मेदारी, और वो लगातार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग वापस आइए, अपने काम को संभालिए, अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं और आप पर ही जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश की लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन कर सकें। तो सभी लोगों को साथ लेकर चलना, सभी विभागों को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित कर पाना, जो स्टूडेंट्स में गुस्सा है इस वक्त उस गुस्से को शांत कर पाना, छात्रों के हितों के लिए काम कर पाना, वहाँ की जो इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी उसको एक बार फिर से पटरी पर लेकर आना, यानी कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लेकर आना, ये कई चुनौतियां होंगी जिससे निपटना होगा मोहम्मद यूनुस को। अमेरिका ने तो समर्थन कर ही दिया है, लेकिन भारत की ओर से बांग्लादेश की स्थिति को लेकर क्या रिएक्शन दिया गया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल सीडीएस अनिल चौहान ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा किया और वहां पर जाकर उन्होंने जो स्थिति देखी उस पर साफ कहा कि ये चिंता बढ़ाने वाले हालात हैं इस वक्त बांग्लादेश में, क्योंकि
ये उम्मीद जताई गई थी कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत आ सकते हैं, घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्योंकि हमारी सीमा पर सेना इस तरह से मुस्तैद है, सेना इस तरह से तैनात है, तैयार है कि घुसपैठी तो वहां से नहीं आ सके। लेकिन जब सीडीएस अनिल चौहान ने वहां के हालात को देखा तो ये कह रहे हैं कि वहां की स्थिति यानी बांग्लादेश की स्थिति को सामान्य होने में वक्त लगेगा और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वहां से बड़ी संख्या में घुसपैठी आज नहीं तो कल भारत आने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेघालय सरकार ने जो बांग्लादेश और भारत सीमा पर सीमा हाट चलता था उसको भी बंद कर दिया है, क्योंकि उसको लेकर भी लोग बांग्लादेश से भारत आते तो ऐसे में भी उनके यहाँ पर आकर रहने और घुसपैठ की आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती। इसीलिए फिलहाल मेघालय सरकार ने उस हाट को बंद करने का भी फैसला लिया है। तो बांग्लादेश में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस पर नजरें भी सबकी हैं और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से बांग्लादेश उसी स्थिति में हो जाए जो करीब आज से 2-2.5 महीने पहले था, जब वहां छात्रों का आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था। हालांकि इस आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि ये शुरुआती दौर में स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, प्रोटेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे इसे विदेशी शक्तियों ने हाईजैक करने की कोशिश की। अब शेख हसीना के बेटे, उनकी बेटी, उनके परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI का सबसे बड़ा हाथ रहा बांग्लादेश के हालात को बिगाड़ने के लिए। मैंने उनके बेटे और बेटे की बात की शेख हसीना के, तो एक और अपडेट दे दूं आपको कि उनके बेटे साजिद वाजिद ने कहा है कि फिलहाल शेख हसीना भारत में ही रहेंगी, क्योंकि खबरें ऐसी थी कि वो फिनलैंड जा सकती हैं। हालांकि यूके की ओर से ये खबरें आई थी, ऐसी सूत्र ये बता रहे थे कि उनकी एंट्री वहां नहीं हो सकती है, यूके की सरकार ने उनको वहां नहीं आने की परमिशन दी है। हालांकि इसको लेकर पुष्टि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल उनके परिवार की ओर से यानी कि शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद की ओर से कहा गया है कि फिलहाल शेख हसीना भारत में रहेंगी और जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तो वो फिर से एक बार बांग्लादेश आएंगी। हालांकि शेख हसीना की ओर से ये खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि वो हर्ट है इस बात से कि उन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए इतना काम किया और जिन लोगों के लिए, जिस जनता के उन्होंने इतना काम किया, उस जनता ने ही उन्हें देश से बाहर निकलने और PM पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो शेख हसीना अभी तो भारत में ही है, कब तक भारत में रहेंगी, कब तक रहने की परमिशन है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर फिनलैंड और लंदन जाती हैं तो वहां पर भी जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनमें भी काफ़ी हद तक, फिर चाहे US हो, UK हो, उनमें भी काफ़ी हद तक शेख हसीना, उनके पिता, उनके परिवार को लेकर नाराज़गी देखने को मिली थी। तो अगर वो इन जगहों पर जाती हैं तो एक बार फिर से उनको क्या नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वहाँ ऐसे हालात नहीं बनेंगे जैसे बांग्लादेश में बने हैं, लेकिन अगर नाराज़गी का सामना करना पड़ा तो उनका इन जगहों पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल शेख हसीना के लिए सबसे सुरक्षित जगह भारत है, फिलहाल वो भारत में ही है। आगे कहाँ जाएंगे इस पर आपको आगे भी बड़ी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन और भी जानकारी के लिए केवल बांग्लादेश की अपडेट नहीं बल्कि देश दुनिया की बड़ी खबरों हर अपडेट के लिए रिपब्लिक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।